हेलो स्टूडेंट्स। आज हम जो लास्ट क्लास हमने पढ़ा था एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट का जो क्लास हम पढ़ रहे थे, जिसमें हमने पढ़ा था एंटरप्रेन्योर्स के फंक्शंस को हम डिस्कस कर रहे थे। तो अभी तक हमने एंटरप्रेन्योर्स के 6 फंक्शन को डिस्कस कर लिया था। आज हम उसका नेक्स्ट फंक्शन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट फंक्शन है नेक्स्ट जो एंटरप्रेन्योर्स का नेक्स्ट फंक्शन क्या है, प्रोविज़न ऑफ रॉ मटेरियल्स। तो हम देखते हैं कि जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं उनका जो मेन एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है कि रॉ मटेरियल्स का प्रोविज़न करना, रॉ मटेरियल्स को खरीदना। क्योंकि जो भी प्रोडक्शन होता है, तो हम देखते हैं कि कोई एंटरप्रेन्योर है, अगर कोई बिज़नेस स्टार्ट करता है, एक बिज़नेस सेटअप करता है, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी होता है कि वो रॉ मटेरियल्स के लिए बहुत ज़्यादा उसका एक कॉशियसली डिसीज़न लेना चाहिए। क्योंकि जो प्रोडक्ट्स की क्वालिटी होती है वो डिपेंड करता है रॉ मटेरियल्स पे, और रॉ मटेरियल्स की क्वालिटी जितनी अच्छी होगी उतने ही अच्छा प्रोडक्ट्स भी होगा। और क्वालिटी के साथ साथ ये भी देखना होता है कि हाउ वी हैव टू ऑल्सो थिंक अबाउट द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट। तो अगर प्रोडक्ट्स की रॉ मटेरियल जितना ज़्यादा महंगा होगा, वो फिर कहीं ना कहीं आके प्रोडक्ट का प्राइस को भी बढ़ा सकता है। तो ये बहुत ज़रूरी है एक एंटरप्रेन्योर्स के लिए इस बात का डिसीज़न लेना कि जो रॉ मटेरियल कैसा होना चाहिए, उसकी क्वालिटी क्या होना चाहिए, और उसका प्राइस भी देखना चाहिए कि ऐसा तो नहीं कि बहुत महंगा रॉ मटेरियल्स हम परचेज़ कर रहे हैं और उसके कंपैरिजन में जो उसका प्राइस आएगा वो भी बहुत ज़्यादा महंगा हो जाएगा। तो उससे क्या होगा, फिर मार्केट में प्रोडक्ट्स की डिमांड कम हो सकती है। तो हम क्वालिटी से तो कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते, लेकिन उसके साथ साथ ये भी देखना होगा कि बहुत ज़्यादा हमारी कॉस्ट तो ज़्यादा नहीं हो रही है। तो इन चीज़ों को देखते हुए हमें प्रोविज़न ऑफ रॉ मटेरियल्स एक फंक्शन है, इसका भी एक ये भी दिस इज़ द ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एंड फॉरमोस्ट फंक्शन ऑफ अ एंटरप्रेन्योर। फिर हम एंटरप्रेन्योर्स के नेक्स्ट फंक्शन की बात करते हैं, कोऑर्डिनेशन ऑफ द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। कोऑर्डिनेशन ऑफ द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, इससे क्या मतलब हुआ कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से क्या मतलब है, जो हमारा प्रोडक्शंस होता है उसमें हम कौन कौन से फैक्टर्स को इन्वॉल्व करते हैं। फैक्टर्स हमारे क्या हो गया, रॉ मटेरियल्स हो गया, लेबर्स हो गया, कैपिटल्स हो गया, ठीक है। ये सब क्या है, ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस हैं। अब हमें क्या करना होता है, इन ऐसे फैक्टर्स को लेना होता है जो हमारे कॉस्ट, जो हमारे प्रोडक्ट्स की या प्रोडक्शन की कॉस्ट की वो भी मिनिमाइज करें और उसी क्वालिटी को भी मेंटेन रखें। तो इसके लिए उसमें कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत होती है। कोऑर्डिनेशन से यह मतलब क्या है कि जो प्रोडक्ट्स हमको चाहिए, जैसा प्रोडक्शन प्रोसेस चाहिए, उसके अकॉर्डिंग ही हमारे पास क्या उसके फैक्टर्स भी होने चाहिए। अगर हमारा कोई ऐसा प्रोडक्ट्स है जिसमें जो हमको क्वालिटी चाहिए फैक्टर्स में, या जो स्किल चाहिए जो लेबर्स में, वो अगर उससे मैच करती है, उससे कोऑर्डिनेट करती है, तो हमारी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होगी वो भी बहुत कम हो जाएगी। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन और प्रोडक्शन, अगर एक हमारा लेबर है या हमारी जो एम्प्लॉइज़ हैं, अगर उनके आपस में कोऑर्डिनेशन अच्छा है काम करने का, तो हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट भी कम होती है। तो यहाँ पे हम कहने का मतलब कोऑर्डिनेशन से मतलब है कि जो हमारा प्रोडक्शन प्रोसेस है उसकी जो प्रोसेसिंग है वो स्मूथ होनी चाहिए, रुकनी नहीं चाहिए। अगर हमारा एक प्रोसेस चल रहा है उसके साथ साथ दूसरा प्रोसेस भी है, एक प्रोसेस ख़त्म होता है दूसरा प्रोसेस शुरू हो जाता है, तो एक कोऑर्डिनेशन बना रहता है, जिससे क्या होता है कि हमारे जो एक तो हमारी जो एफिशिएंसी बढ़ जाती है और जो सी कॉस्ट आती है वो भी कम हो जाती है। नाउ वी डिस्कस द नेक्स्ट पॉइंट, डिवीज़न ऑफ लेबर। अब एंटरप्रेन्योर्स की बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उसको क्या करना है कि ही हैज़ टू डिवाइड द लेबर। जो डिवीज़न ऑफ लेबर से मतलब क्या है कि हमें ऐसे लेबर्स को ढूंढना है और ऐसे अपने यहाँ पे जो लेबर है, जो फंक्शंस हैं, जो डिपार्टमेंट्स हैं, उनको इस तरह से डिवाइड करना है कि उनका जो आपस में जो वर्किंग कोऑर्डिनेशन है वो भी बहुत अच्छा हो जाए और हमारे जो प्रोडक्ट्स की जो प्रोसेसिंग है वो भी फास्ट हो जाए। अब डिवीज़न ऑफ लेबर से मतलब क्या है कि जैसे कि हमें पता है कि हमें अगर हमारा जो प्रोडक्शन में कोई प्रोडक्शन प्रोसेस जो मशीनरी है, उस मशीनरी को जो रन करने के लिए जो एम्प्लॉयज़ चाहिए, जो जो उनमें स्किल्स चाहिए, उनको हम अलग रखते हैं। अब हमारा जैसे हम डिवीज़न ऑफ लेबर की बात कर रहे हैं, तो हमने अपने एक ऑर्गेनाइजेशन में ही एक पूरी हायरार्की बना रखी है, जिसको बोलते हैं टॉप टू डाउन हायरार्की। कि हमको पता है कि अगर कोई बहुत ही एक इंटेलेक्चुअल वर्क है, एक लॉजिकल वर्क है, या कोई ऐसा काम है जो बहुत फिजिकल वर्क वहाँ पे बहुत ज़्यादा चाहिए, तो वो लेबर्स हमारे अलग होते हैं। तो हम एक लेबर का डिवीज़न कर देते हैं कि किस तरह का लेबर और किस तरह के एम्प्लॉइज़ कौन सा काम करेंगे।
कंप्यूटर्स पे काम करने वाले एम्प्लॉयज़ अलग हैं, उनकी स्किल्स अलग हैं। मशीनरी पे काम करने वाले एम्प्लॉयज़ अलग हैं, उनकी भी स्किल अलग है। फील्ड वर्कर्स अलग हैं। तो इस तरह से हम लेबर का डिवीज़न कर देते हैं, जिससे क्या होता है कि वो लेबर जो उस पर्टिकुलर वर्क को करता है वो उसमें अच्छी तरह से निपुण होता है, स्किलफुल होता है, जिससे कि हमारी जो प्रोडक्शन की, हमारे जो काम की इफ़िशियंसी ज़्यादा हो जाती है। अगर हम गलत व्यक्ति को गलत डिपार्टमेंट में बैठा देंगे तो क्या होगा, एक तो हमारा लॉस होगा कि हमको उसको सैलरी देनी ही पड़ेगी, लेकिन हम उससे जो आउटपुट चाहते हैं वो भी नहीं मिल पाएगा। तो हमें लेबर का डिवीज़न करना होता है अकॉर्डिंग टू देयर स्किल्स एंड टैलेंट एंड नॉलेज। नेक्स्ट, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। सारे प्रोसेस के साथ साथ एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी एंटरप्रेन्योर्स की होती है कि उसको अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को मेंटेन रखना होता है। ठीक है, अगर हम रॉ मटेरियल्स की बात करें, फैक्टर्स की बात करें, प्रोडक्शन की बात करें, तो ये सारी चीज़ें तो हम देख रहे हैं हम कहीं पे भी, लेकिन इस बात को लेकर कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते। अगर हम ये सोचते हैं कि हमारा रॉ मटेरियल्स महंगा है, हमारे फैक्टर्स ज़्यादा कॉस्टली हो रहे हैं, तो हम उसकी प्राइसेस को या उसकी क्वालिटी को गिरा दें। अगर हमने उस क्वालिटी को गिराया, हमारा ये रॉ मटेरियल्स है, फैक्टर्स की क्वालिटी को अगर कहीं भी गिराते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी को भी इफ़ेक्ट करता है। क्योंकि अगर मार्केट में लॉन्ग टाइम तक इस्टेब्लिश रहना है तो हमें क्या करना होगा, हमें अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को मेंटेन करना होगा। क्योंकि होता क्या है कि कंज्यूमर्स जो होते हैं वो ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा क्वालिटी को कंप्रोमाइज़ कर सकें। तो हमें अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को मेंटेन रखना है, जिससे कि हम लॉन्ग टाइम तक मार्केट में इस्टेब्लिश हो सकें, लॉन्ग टाइम तक हम एक हमारा जो प्रॉफिट मेंटेन रह सके। शुरू में हो सकता है कि हमें प्रॉब्लम हो, अगर हम क्वालिटी को मेंटेन रखते हैं हो सकता है हमारा प्रोडक्ट थोड़ा सा दूसरी कंपनी या दूसरे कंपटीटर्स के अकॉर्डिंगली थोड़ा सा कॉस्टलियर हो, लेकिन अगर हम उस क्वालिटी को मेंटेन रखते हैं और उसको काफ़ी लंबे समय तक उसको हम एक चलाते हुए रहते हैं, उसी क्वालिटी को मेंटेन रखते हुए चलते हैं, तो धीरे धीरे हम मार्केट में इस्टेब्लिश हो सकते हैं और हमारा प्रोडक्ट भी, उसकी भी डिमांड काफ़ी बढ़ सकती है। उसके बाद नेक्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, सेल ऑफ गुड्स। सेल ऑफ गुड्स से मतलब क्या हुआ, जो एंटरप्रेन्योर्स है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ इतनी नहीं है कि प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करना। प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के बाद भी एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस प्रोडक्ट्स को सेल करना। सेल करना यानी कि कंज्यूमर तक पहुंचाना, कंज्यूमर तक पहुंच जाए और प्रोडक्ट्स हमारा सेल हो, बिके और उसका हमें प्रॉफिट भी मिले। तो ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ऐसा नहीं है कि प्रोडक्ट्स को हमने अच्छे से बना लिया और हमने हमारे गोडाउन में प्रोडक्ट्स बन के तैयार भी हो गए हैं, लेकिन उसके बाद की बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि प्रोडक्ट को सेल करना। प्रोडक्ट को सेल करना भी इतना आसान नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं, बहुत सारे कंपटीटर्स होते हैं जो अच्छी क्वालिटी और एक रीज़नेबल प्राइस पे अपने प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं। तो इतने सारे कंपटीटर्स के बीच में हमको क्या करना होता है, अपने आप को भी इस्टेब्लिश करना होता है, अपने प्रोडक्ट्स को सेल करना होता है। तो उसके लिए हम पब्लिसिटी है, एडवर्टाइजिंग है, तो जो भी हमारे प्रमोशन के टूल्स हैं उनको यूज़ करते हुए हम अपने प्रोडक्ट्स को मार्केट में सेल करते हैं और अपने एक मार्केट शेयर को मेंटेन करते हैं कि हमारा प्रोडक्ट की सेल एक मेंटेन रहे। ऐसा भी ना हो कि अगर एक बार सेल बढ़ गई है तो डाउन हो रही है, तो उसको हमको मेंटेन भी करना होता है। नेक्स्ट है एडवर्टीजमेंट्स। एडवर्टीजमेंट जैसे कि हम जानते हैं, इट इज़ द मोस्ट एंड वेरी पावरफुल टूल्स इन टुडेज मार्केट। अगर हम मार्केटिंग का टूल की बात करें, मार्केटिंग की बात करें, तो एडवर्टीजमेंट एक बहुत बड़ा टूल का काम करता है, एक प्रमोशन का बहुत बड़ा पार्ट है। आज हम देखते हैं कि बहुत से प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जो हमको जिसके बारे में हमें सारी इन्फॉर्मेशन या तो हमको टीवी से मिलती है, मैगजीन से मिलती है, या हमारे मोबाइल फ़ोन से मिलती है। तो आजकल के टाइम पे क्या आ रहा है, एडवर्टाइजिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है। अगर हम किसी प्रोडक्ट को एक उसकी अवेयरनेस मार्केट में फैलाना चाहते हैं, तो हमको एक एडवर्टाइजिंग को बहुत अच्छे से उसको समझना होगा और उसको अच्छे से उसकी जो स्ट्रैटेजीज़ हैं एडवर्टाइजिंग की वो फॉलो करनी होगी। कब किस प्रोडक्ट्स को मार्केट में उतारना है, उसकी क्या स्ट्रैटेजीज़ होनी चाहिए, कैसे हमको एडवर्टाइज़ करना है, उसके पीछे क्या प्रमोशन टूल्स होने चाहिए। तो ये सारी बातें हम एडवर्टाइजिंग में करेंगे और इसको इस तरह से कंज्यूमर के माइंड में हमको बैठाना होता है कि जब कंज्यूमर मार्केट में जाए तो वो हमारे ही प्रोडक्ट्स की डिमांड करे। तो एडवर्टाइजिंग का बहुत बड़ा रोल होता है किसी प्रोडक्ट को मार्केट में इस्टेब्लिश कराना। तो इसके लिए एंटरप्रेन्योर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो कौन सी एडवर्टाइजिंग एजेंसी को हायर करे, या प्रोडक्ट कैसे एडवर्टाइज़ करे, किस चीज़ को फोकस करना है, जो प्रोडक्ट का लोगो क्या होना चाहिए, और मार्केट में क्या हमको इन्फॉर्मेशन पहुंचानी है कस्टमर के बारे में, किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करना है। तो ये सारी बातें एक एंटरप्रेन्योर्स को पता होनी चाहिए, जिससे कि वो
अपने प्रोडक्ट्स की जो इन्फॉर्मेशन है, जो प्रोडक्ट की इमेज है, वो कस्टमर के दिमाग में बना सके। फिर हमारा एक लास्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी है सर्च फॉर मार्केट्स। फिर एक ये भी बहुत बड़ा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है एंटरप्रेन्योर्स की, जो हमारा प्रोडक्ट्स है, अब उसके लिए हमें मार्केट भी सर्च करना होता है कि एक्चुअली में प्रोडक्ट्स हमारा कहाँ पे हमें उसको लॉन्च करना है, या हमने प्रोडक्ट को लॉन्च किया है तो उसके लिए और क्या मार्केट्स हो सकते हैं। तो ये भी एक एंटरप्रेन्योर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कई बार क्या होता है कि एक बार एक प्रोडक्ट एक मार्केट में हमने लॉन्च किया, वहाँ वो उतनी सक्सेस नहीं मिल पाती है, लेकिन फिर हम उसको किसी दूसरी मार्केट में ले जाते हैं तो वो सक्सेस हो जाता है, उसकी डिमांड बढ़ जाती है। तो ये एक कंटिन्यू एक प्रोसेस है कि हमें अपने प्रोडक्ट्स की मार्केट्स को सर्च करना होता है और उसको डिफरेंट मार्केट्स में भी लॉन्च करना होता है, जिससे कि हमारे प्रोडक्ट्स की मार्केट और एक सेल मेंटेन रहे। अगर हमें एक मार्केट से उतना प्रॉफिट नहीं हो रहा है तो वही हम दूसरे मार्केट से उसको कवर अप कर सकें। तो हमने जो सारे जो एंटरप्रेन्योर्स की जो फंक्शंस देखे हैं, तो हम इन फंक्शंस को एक बार पूरे देख लें और समझ लें और ठीक से उसको याद कर लें। ठीक, इससे हमें ये समझ में आ जाता है कि एंटरप्रेन्योर्स एक्चुअली में क्या करता है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती हैं और उसके फंक्शंस क्या होते हैं।